अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हम हमेशा अपने शो पर ऐसे टॉपिक्स पर तो बात करते ही हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल और यूज़फुल होते हैं, बट आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ा ही ट्रेंडिंग जाने वाला टॉपिक है। वो क्या है? ई कॉमर्स, आईटी इंडस्ट्री, इन सब के बारे में सब लोग जानते तो हैं ही। सबको ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग जो है इस वक्त टॉप नॉच ऐसा शोबा है जो कि डॉक्टर या इंजीनियर होने से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। और बेशक ये बिल्कुल सच है पाकिस्तान में, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ एथिकल वैल्यूज़, मैनर्स और वो जो स्लो अर्निंग मनी होती है और आप हर चीज़ को टाइम के साथ सीख रहे होते हैं, वो किस तरह से आप में डेवलप हो सकती है। क्योंकि अक्सर औकात बहुत यंगस्टर्स बहुत जल्दी कामयाबी की ऐसी जगह पर या फिर किसी ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं कि वो कामयाबी तो हासिल कर लेते हैं लेकिन तरबियत का थोड़ा सा फुकदान रह जाता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो लाशऊरी में आप कर जाते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। गेस्ट तो हमारे साथ बहुत अमेजिंग मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाने से पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। बड़ी नवाजिश आपकी। और साकिब अजहर साहब तो बड़े कमाल इंसान हैं और मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूटर हैं। इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को बता दिया कोई ई कॉमर्स भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो ज़माना है, कभी हम इकट्ठे एक दफ़ा एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे जहां पर कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल्स मौजूद थे। ये साथ ही मुस्कुराने लग पड़े हैं। और हुआ क्या कि पूरी क्लास में से किसी एक को भी नहीं पता था, कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल्स जो कि एकड़ों में हैं लाहौर में और पूरे पंजाब में, किसी एक को भी नहीं पता था ई कॉमर्स क्या होती है। तो वहां से ये जर्नी शुरू होता है और आज तो बड़े सवाल हैं। आज तो कह लीजिए कि खरबूजा छुरी के नीचे आया है, तो बड़ा कुछ पूछना हमने। बिल्कुल वेलकम करते हैं अपने शो में साकिब अजहर साहब को, सीईओ ऑफ एनेबलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने का। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। हाउ डिड यू बिकम अ सीईओ ऑफ एनेबलर्स? कितने साल की जर्नी थी, कैसे यहाँ तक पहुंचे? मैं पाकिस्तान से तकरीबन 2004 में चला गया था और वहाँ मैंने बहुत सारे काम किए। इंग्लैंड में चला गया था एक्चुअली, और पाकिस्तान से मायूस होकर गया था कि यहाँ पर मुझे जॉब्स नहीं मिली थी। जो मिली थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि उनकी सैलरी बहुत कम थी। तो वहाँ जाकर जॉब्स की और जॉब्स की, अच्छी जॉब्स की, और वहाँ पर ही मुझे ई कॉमर्स का अंदाज़ा हुआ कि क्या पावर है और क्या दुनिया किस तरफ जा चुकी है। तो वहाँ से मैंने सारा सिलसिला स्टार्ट किया और छोटे से स्टार्ट किया और बड़ी मार्केट में जा पहुँचा जो अमेज़ॉन थी, और वहाँ अल्लाह ने फिर कामयाबी दी। तो फिर वो सिलसिला चलता गया और 15 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा, जो कि 2018 में फिर मैं वापस आया इस मुल्क में। और था कुछ करने को नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करता था, तो ये सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन ही सिखाएं लोगों को, जो कि मैंने बड़ा लैक देखा कि जो मेरे से पूछता था आप क्या करते हैं, तो मैं कहता था ई कॉमर्स। तो वो कहते थे ये क्या होता है क्या मतलब, तो लोगों फिर को मैंने नहीं कहा पता, ये तो लोगों को पता नहीं है, तो क्यों ना यही काम कर लें। तो फिर यही लोगों को सिखाना शुरू किया और वो एक ऐसा सिलसिला चल गया। और फिर ऐसे एक कोविड का दौर आया, तो वो कोविड के दौर में एक बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया को फिर पता चल गया कि ई कॉमर्स क्या है। क्योंकि उसके बगैर तो मेरा ख्याल है कोई भी बिजनेस सस्टेन ही ना कर पाता अगर ई कॉमर्स पे वो अपने आप को कन्वर्ट ना करता। अच्छा, लेकिन इसमें ई कॉमर्स की दुनिया की अगर हम बात करते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो भी जाहिर है हमें देख रहे होंगे, टीनेजर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस पढ़ाई चढ़ाई छोड़ दें, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ई कॉमर्स, आईटी या इस तरह के कोर्सेज वगैरह फ्रीलांसिंग सीखना शुरू कर दें और जी हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनके लिए मैं कहूँगा कि शॉर्टकट्स का रास्ता मत तलाश करें, हमेशा एक प्रोसेस के तहत गुजरना चाहिए। एजुकेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट मिनिमम जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, मैं समझता हूँ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ना कि आप किसी की सक्सेस स्टोरी देख कर कहेंगे अगर ये कामयाब हो गया तो मैं भी अगले दिन रातों रात अमीर हो जाऊंगा, और फिर आप सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ लग जाते हैं। कि वो जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे जो है ना, पाकिस्तान के लोग फौरन से लग जाते हैं किसी को कामयाब देखकर, लेकिन ये नहीं देखते कि इसके पीछे इसकी कितनी एफर्ट है, कितनी मेहनत है। तो ऑब्वियसली हमारे बच्चों को एजुकेशन लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स भी सीखना चाहिए। बिल्कुल, स्किल्स के लिए शाह साहब आप क्या कहेंगे? आप पाकिस्तान में, क्या आप तो इतने सारे मुल्कों में भी इसके लिए काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बच्चे कहीं जाकर अच्छी स्किल्स सीख लें, अच्छा कुछ सीख लें कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहे?
अच्छा देखें, जो स्किल्स है ना वो भी अब 3 हिस्सों में दुनिया में तकसीम हो चुकी हैं। एक तो हार्ड स्किल्स है, यानी रेलेवेंट किसी भी प्रोफेशन की बेसिक वो स्किल है। जैसे जहाज उड़ाना एक पूरा आर्ट है, स्किल है, और उसके बगैर किसी का कैरेक्टर क्या है, मॉरल क्या है, मैटर नहीं करता। तहज्जुद गुजारा मैटर नहीं करता। अगर काम नहीं आता तो वो जहाज नहीं उड़ा सकता, पहली चीज। दूसरी जो स्किल है वो स्किल की किस्म है सॉफ्ट स्किल्स, और दुनिया में इसका बड़ा चर्चा हुआ सॉफ्ट स्किल्स का, और कह लीजिए इंटरपर्सनल स्किल्स का। ये वो स्किल्स हैं जिनको किसी हद तक हम ऐसी स्किल्स कह सकते हैं कि जिसके साथ आप प्रोग्रेस तेजी से करते हैं। लाइक आपको, आप में लीडरशिप पाई जाती है, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप कन्विंस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है, फिर आपको ये पता है कि एक क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है। ये सारी सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं। फिर दुनिया में एक नई स्किल्स उन्होंने सेट उसका बनाया, उसे मिडिल स्किल्स कहते हैं। ये मिडिल स्किल्स है मैनर्स की, यानी किसी को सलाम का जवाब देना आता है, सलाम में पहल करनी आती है, दरवाजा खोलना आता है, किसी को माजरत करनी आती है। अगर किसी को इंतजार करवाना पड़ गया तो वो जाके खुद जाके कह रहा है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रुखसत करने जा रहा है तो वो बाहर तक रुखसत करने जा रहा है, एक का परवाह नहीं कर रहा। अब होता क्या है कि तरक्की करने के लिए तीनों तरह की स्किल्स चाहिए। बिल्कुल, आपको कई लोग मिलेंगे उनमें हार्ड स्किल बड़ी अच्छी है, हाँ, लेकिन बाकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। अच्छा, कईयों में हार्ड स्किल भी है, सॉफ्ट स्किल्स भी है, मिडिल स्किल्स नहीं है। अच्छा, मिडिल स्किल्स की कमी की वजह से क्या होता है कि लोग कहते हैं यार बड़ा बेरहम है, बड़ा बदलिहाज शख्स है, बड़ा ओवर प्रोफेशनल लग रहा है, ही नहीं है, शुक्रिया नहीं अदा करता, काम लेके मुकर गया है, आंखें यहाँ रखनी। ये उन लोगों के बारे में कहते हैं जिनको ये सोशल स्किल्स भी हैं किसी हद तक। तो ये वो स्किल्स हैं, ये इनको भी सीखना चाहिए, हार्ड स्किल्स को भी सीखना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स को भी सीखना चाहिए। पाकिस्तान में मेरा ये ख्याल है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में सारी स्किल सीखने वाली है। पाकिस्तान में तो पूरी कौम को 22-25 करोड़ लोगों को हर स्किल सीखने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा साकिब साहब, मैं आपको इस कॉन्वर्सेशन में इसीलिए ऐड करना चाहूंगी क्योंकि आपका जो शोबा है या अनेबलर्स कॉलेज है, आप टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा मेजरली आप उनको देखते हैं। अब रुझान जो है वो तब्दील हो गए हैं, लेकिन जो बेसिक्स, एथिक्स, सॉफ्ट स्किल्स, मिडिल स्किल्स, इनकी ज़रूरत है। हार्ड स्किल्स तो चले ज़रूरी है ही हैं, वो आपने अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग लेने ही लेने, लेकिन बाकी ये दोनों किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं और इन अ जनरेशन जो कि ऑलरेडी बड़ी फास्ट पेस पे है। आई थिंक ये जैसे अभी शाह साहब ने कहा, ये सारे स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स जो हैं असल में ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्किल्स हैं कि आपने अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, बात कैसे करते हैं, खड़े कैसे होते हैं, छोड़ते कैसे हैं किसी को, और किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जो आपको स्किल्स आते हैं। और पर्सनैलिटी इंसान की तब डेवलप होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। बिल्कुल, एक्चुअली तब ही पर्सनैलिटी, ये नहीं है कि आप घर में कुछ हैं और बाहर कुछ है। और you can't act like someone। और जो क्लाइंट है आपका, जो वो बेसिकली आपकी कंपनी को काम नहीं दे रहा होता, वो जब आपसे बात करता है तो आपकी पर्सनैलिटी को काम दे रहा होता है कि जिसको मैं काम दे रहा हूँ क्या ये सही मुझे डिलीवर कर पाएगा कि नहीं, क्या मुझे इस पे एतमाद है कि नहीं। तो सबसे पहले लोगों को अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना होगा। यहाँ जैसे छोटी छोटी सी बातें हैं कि यहाँ पे कहा जाता है जी मैं 3 बजे आपके घर आऊँगा, राइट, और वो बंदा 4 बजे पहुँच रहा है और एक मैसेज भी नहीं किया कि मैं लेट हूँ। ये छोटी सी बात है। तो ये एक जब टाइम की पाबंदी होगी, पिछले दिन जैसे मुझे शादी पे बुलाया हुआ था एक जगह, तो मैं वहाँ पे कार्ड पे लिखा था जी 7:30 बजे, मैं 7 बजे 7:30 पहुंच गया और एक बंदा भी नहीं है जिसने बुलाया, वो खुद भी नहीं है। 9:30 बजे आए होंगे, लाइट बंद होने। लेकिन ये कि उसको नॉर्मल समझा जाता है, ये चीज नॉर्मल है कि यार ये क्या। हालांकि अभी बहुत बेहतर हो गया कि पंजाब में भी टाइम कम है, लेकिन फिर भी ये अभी भी प्रिवेल है। तो ये चीजें हैं कि जो बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो कि स्किल के साथ साथ एथिक्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि मैं समझता हूँ ये बच्चों को सीखना होगा। और वो तभी आएगी जब वो ऐसे लोगों के साथ उठे बैठेंगे और ऐसा एनवायरनमेंट में बैठेंगे, ऐसे लोगों के साथ ही रहेंगे जो ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली है सब कुछ उनके लिए नॉर्मल ही होगा कि हम अगर किसी से मतलब काम हम कर रहे हैं, अच्छा कारोबार किसी को अच्छा दे रहे हैं, लेकिन हम साथ बदतमीजी भी कर लेते हैं, तो दैट्स नॉट गोना वर्क इन द लॉन्गर रन। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने देखी है, आईटी और ई कॉमर्स के बहुत सारे जो हैं बेताज बादशाह जो हैं आजकल बहुत ज्यादा फैल चुके हैं। मैं तो खैर शुरू से आपको ही जानती हूँ और मेरा ख्याल है शाह साहब भी ये एग्री करेंगे। हर मॉडर्न चीज को प्रमोट करता हूँ, हर खैर की चीज को। बल्कि एक मैं सवाल पूछना हूँ आपकी इजाजत से। अच्छा देखिए, जितने ई कॉमर्स को प्रमोट करने वाले हैं ना, इन पे एक इल्जाम लगता है। वो इल्जाम ये है कि इन्होंने खुद इतनी ई कॉमर्स नहीं की जितना कोर्सेज से कमा लिया। इसकी क्या वजह? ठीक है, ये इल्ज़ाम बिल्कुल ठीक है जी। एक्चुअली मिस यूज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को किया। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा था, हमने 2018 में जब सिखाया तो उस वक्त तो चंद लोग थे जो कि शायद कर रहे थे, वो भी छुप के कर रहे थे। तो असल में जो लोग हमसे सीखते गए और फिर उसके बाद
एक पूरी चेन और पूरा एक तहरीक चली और ऑल दिस। तो जो लोग नाकाम भी होते गए तो उन्होंने कहा यार हमने सीख तो लिया है, अब मैं लोगों को बताता हूँ $1000 कैसे बनाने हैं, खुद बनाए नहीं। तो वो सारी मार्केट ही जो है वो इस तरह सोचने लगी कि सारे ही ऐसे हैं। हम पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती है इस बारे में, हालांकि मैं तो खुद 2010 से कर रहा हूँ। आज इस वाक़े को 15 साल हो चुके हैं जब से मैं ये स्टार्ट किया, और फिर आगे लोगों को हायर किया, वो भी कामयाब थे। तो ये शाह साहब रुक कैसे सकता है? असल में तो ये है कि इसको रोकना कैसे है, ये तो चलता ही रहेगा। ये तब रुक सकता है जब गवर्नमेंट जो है वो रेगुलाइज करे। जैसे स्कूल्स चलाने हैं तो रजिस्ट्रेशन लेनी है, कॉलेज चलाने हैं रजिस्ट्रेशन लेनी है, कोई इदारा चलाना है रजिस्ट्रेशन लेनी है कि आज एक बच्चा सोया, सुबह उठा, आज मैं कौम की खिदमत करने लगा हूँ, आओ जी सीखो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सारे जो है पेड कोर्सेज वाले बुरे हैं, मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं फ्री करा रहा हूँ, और आए मेरे यूट्यूब देखे और मोनेटाइजेशन करे। तो वो जो बच्चे हैं जो छोटे छोटे 17, 18, 19, 20 साल के, वो समझते हैं सारे ही ऐसे हैं जी, सारे ख़राब हैं, वो फिर सारी इंडस्ट्री को होती है। तो इसलिए ये इसको रेगुलाइज करना होगा टू फिक्स इट। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसको रेगुलाइज करने के लिए कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत को लेने चाहिए? जैसे गवर्नमेंट कहे कि जी कोई इंसान या ट्रेनिंग नहीं करा सकता या किसी को ट्रेन नहीं कर सकता जब तक वो SECP से रजिस्टर्ड ना हो, जब तक या वो नेफ्टेक, PSDF या कोई ऐसे इदारे, टैफ्टा से रजिस्टर्ड होना चाहिए इंस्टीट्यूट, फिर वो कोई लोगों को ट्रेन कर सकता है। ना कि आप उठते हैं सुबह और ऑनलाइन आ जाते हैं और कहते हैं जी आए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, आज ये सिखा रहा हूँ, तो वो फिर क्योंकि ई कॉमर्स से ज्यादा किसको सेल करना आता होगा, तो ई कॉमर्स वाले अपने आप को सबसे अच्छा सेल कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज है जो कि मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे, अक्सर लोग ई कॉमर्स में जब आते हैं उनकी जिंदगियां तब्दील भी हुई हैं कोविड के बाद से अब तक। कुछ लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं, कुछ लोग बहुत एरोगेंट हैं, कुछ लोग समझते हैं कि हम अकले कुल हैं, हम अपना राज किसी को बताएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसी सोच रखनी चाहिए ई कॉमर्स में या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं रखनी ये चाहिए। राज है वैसे ई कॉमर्स की तरक्की का कि वो बताते किसी को नहीं। देखें, सब कुछ तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी कि ऑलरेडी यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है, तो सब कुछ पड़ा है। अब जैसे रोनाल्डो है, बहुत बड़ा एक फुटबॉलर है, बहुत बड़ा कोच है, सॉरी बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको भी कोच की जरूरत है। वो भी कहे जी मैं जाऊं और यूट्यूब पे पढ़ूं, मैं बहुत बड़ा, मेसी जो है बहुत बड़ा, बाबर आजम को कोच की जरूरत है, वो बहुत बड़ा नंबर 1 प्लेयर है। तो सबको कोई ना कोई मंटोर और कोच चाहिए अपनी लाइफ में जो कि उसको मैनेज और उसको बता सके कि जब फंस जाए तो क्या करना है एंड ऑल दिस। हर किसी की अपनी जॉब है। तो ये एक तो ये कहना गलत है कि मैं खुद से ही मैं ही हूँ सब कुछ और मुझे कोई गाइड नहीं करने वाला नहीं है। जैसे अक्सर जो देखा जाता है जब कामयाब हो जाते हैं तो कामयाब होने मैं यही समझता हूँ जब आप कामयाब हो जाएं तो अपनी नज़रें झुका कर चलें, और जब आप कामयाब नहीं हैं तो अपनी नज़रें ऊपर करके चलेंगे कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। तो असल में होता क्या है कि यहाँ जिसके पास पैसा आ जाता है, ज़्यादा कल्चर ये पंजाब का है, शाह साहब बेहतर जानते हैं, फिरते हैं सारी दुनिया कि पंजाब में जो ये कल्चर है शोबाजी का बहुत ज़्यादा कल्चर है, जिसमें बहुत ज़्यादा दिखावा है। किसी के पास यहाँ पे बड़ी गाड़ी है तो वो समझता है मैंने इस मुल्क को ख़रीद लिया, ये मुल्क मेरा है। और इसका अंदाज़ा आप पेट्रोल पंप पे जाके लगाएं, जहाँ पे मोटरसाइकिल वाले को कैसे ट्रीट किया जाता है और लैंड क्रूजर वाले को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो वो इसी तरह ये क्योंकि कल्चर ऐसा है तो वो हर इंडस्ट्री में ऐसा ही है कि अगर ना आगे ई कॉमर्स में आप कहें, हर इंडस्ट्री में यही है। अच्छा शाह साहब, कामयाबी किसको कहते हैं? कामयाब इंसान कौन होता है, आप क्या समझते हैं? अच्छा देखिए, कामयाबी ना एक बड़ी रिलेटिव टर्म है, यानी मुमकिन है किसी देखने वाले के लिए कोई शख्स कामयाब हो और वो बंदा नाकाम हो। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स उसको सब सारे देख के कह रहे हो यार ये बड़ा नाकाम इंसान है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई मुतमईन और इंतहाई कामयाब इंसान हो। लेकिन अब ये है कंपैरेटिव चीज़, ये थ्योरी के साथ साथ दुनिया में एक एवोल्यूशन हुई है कामयाबी के हवाले से, और ये एवोल्यूशन जो है वो दुनिया के कुछ नए कॉन्सेप्ट ऐसे मुतारिफ हुए हैं जिन्होंने ये एवोल्यूशन को मुमकिन बनाया। उसमें एक जो कॉन्सेप्ट था वो था डेथ बेड थ्योरी। ये बेसिकली कोई एक बड़ा टॉप प्रोफेशनल था गूगल का, और उसको अचानक पता लगता है उसको कैंसर है। तो डॉक्टर उसको कहता है कि जी अब तुम्हारी कहानी तो ख़त्म होने वाली है। वो घर जाता है और हर वो चीज़ अब माइनस करता है लाइफ में से जो अब ज़रूरी नहीं रही। पता लगता है कि यार ये अब जीना ही नहीं है मैंने, तो मैं क्यों ना अपनी सारी वो गैर जरूरी चीजें, उसे पता लगता है बड़े लोगों से माजरत कर लेनी चाहिए। उसको पता लगता है कि मुझे जो है ना जी वो ये एक बार की जिंदगी थी, अब थोड़ा बहुत दुनिया भी देख लेनी चाहिए। फिर उसको पता लगता है कि जो पैसे मैंने जमा किए उसमें से कुछ खा भी लेने चाहिए, फिर पता लगता है कि मैंने बांट भी देने चाहिए। इस तरह करते करते अचानक पता लगता है वो रिपोर्ट गलत थी, उसको कैंसर हुआ ही नहीं था। तो वो कहता है असल में तो चंद दिन मैं ये जिया हूँ, वो जो पहली ऑब्सेशन वाली जिंदगी थी ऐसे ही जमा मालूम वादा,
मैं माल इकट्ठा करता रहा, चीजें इकट्ठी करता, कब्रों तक जाग। ये जो इंसान के अंदर लालच है, ग्रीड कंट्रोल या ग्रीड मैनेजमेंट, ये भी एक कमाल की सक्सेस है कि आपको समझ आ जाए कि मुझे कितनी जरूरत है और मैंने लाइफ को एंजॉय करके जाना है, मैंने खजल नहीं करना अपने आप को। सो ये दुनिया में 7 बास्केट्स बन गई हैं, नए कह लीजिए, इन्हें ट्री कह लें, 7 ट्रीज ऑफ सक्सेस है, 7 एरियाज ऑफ लाइफ है, 7 बास्केट्स हैं जिनको फिल करना बड़ा जरूरी है। उसमें सबसे पहले जो है ना जी, वो आपकी अपनी हेल्थ है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप नाकाम इंसान है, करोड़ों अरबों का कोई फायदा नहीं अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है। नंबर 2 आपकी फैमिली है। अगर आपकी जो फैमिली है वो फैमिली लाइफ ही नहीं है, आप फैमिली बची कोई नहीं है, आप तरक्की कर गए हैं, पैसा बना लिया है, लेकिन किस काम का। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल है। ये जो सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल होता है, हर एक की जरूरत होता है, बिल्कुल। ये वेंट आउट करने के लिए जरूरी होता है, ये आपकी खुशियों में मल्टीप्लाई कर देता है, गमों को कम कर देता है। चौथी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ का मतलब है कि आपने कमाना कहाँ से, आपकी जो है जी वो जिंदगी, जो प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशन क्या होगा, किस चीज को टाइम देना है आपने, वो आपने प्रोफेशन का एक सिलेक्शन, ये 4th आपका जो है वो आज। 5वीं जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका कंट्रीब्यूशन। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने पे बैक क्या किया। फिर जो नेक्स्ट बास्केट है वो लर्निंग की बास्केट है, ये भी प्योर सेल्फ की बास्केट है। इसमें आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एक्सपोजर, तजुर्बा इसमें आ जाता है। 7th जो है वो आपकी रूहानियत और मजहब और दीन आ जाता है, आपका गॉड का कनेक्शन, आपका आपके रब से कनेक्शन। तो ये 7 जो एरियाज हैं, इसमें मेरा ख्याल है 33% नहीं होने चाहिए, इसमें मिनिमम आपके नंबर 50 से ऊपर होने चाहिए। बिल्कुल, हर पेपर में आपके 50+ नंबर होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब की इसी बात के साथ हम एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ और हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स गुरु से। साकिब अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम जानेंगे कि ई कॉमर्स के मसाइल क्या हैं। शाह साहब, आपका क्या सवाल है इस बारे में? अच्छा देखें जी, मेरा तो बड़ा सिंपल सा सवाल है साकिब साहब से कि देखिए, वक्त के साथ साथ ना नई अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं, नए चैलेंज भी आते हैं। मैं जानना चाहूँगा आज के वक्त में जो ई कॉमर्स मार्केट है ये कितनी एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से पहुँच के कहाँ पहुँच गई है और इसके चैलेंज क्या है? शाह साहब, 2 तरह की ई कॉमर्स की बात होती है, एक इंटरनेशनल और एक पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में इस वक्त एक साल में $5.2 बिलियन की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एज पर स्टेट बैंक के $5.2 बिलियन की लोग बाइंग करते हैं। अब चैलेंज क्या है कि जो लोग सेलिंग करते हैं उनका जो रिफंड रेट है वो तकरीबन 15 से 20% इस वक्त रिफंड रेट है, जो कि कैश ऑन डिलीवरी की बेस पे जाता है। वो क्यों है? वो ऐसे है कि किसी ने ऑर्डर किया रात को और वो सुबह डिलीवरी पर्सन जो आया और उसने ऑर्डर उनको पेश किया और उन्होंने कहा हमने नहीं लेना, हमारा मूड चेंज हो गया या मैं घर नहीं पड़ गया ना, और जिस सेलर ने उसको भेजी उसको तो कैश ऑन डिलीवरी की कॉस्ट पड़ गई। इस तरह से अगर वो 100 ऑर्डर भेजता है तो उसको 20-25 ऑर्डर वापस आते हैं। जो वो प्रॉफिट कमाता है वो वापस आ जाता है, क्योंकि एक यूनियन है डिलीवरी कंपनीज की जो ये चाहते हैं कि जी के हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा बड़ा चैलेंज कि यहाँ इस मुल्क में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का लीड हो, लीड फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव। सऊदी अरब में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री है। अच्छा, एआई की, एआई की, एग्जैक्टली। ई कॉमर्स के एडवाइजर्स हैं, राइट। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक आईटी मिनिस्ट्री है जो सिर्फ और सिर्फ जो कि तनकीद बर्दाश्त कर रही है इस वक्त, इंटरनेट स्लो है एंड ऑल दिस, बट एक्चुअली यहाँ कोई एडवाइजर ही नहीं है। किसी ने ई कॉमर्स की बात करनी है तो आप की नज़र में कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स नहीं नज़र आएगा। अभी उड़ान पाकिस्तान की बात की गई, उसमें 5 ईज गवर्नमेंट ने दिया और एक ई कॉमर्स भी है उसमें। यानी इतनी इंपॉर्टेंस दी, जब इतनी इंपॉर्टेंस दी है तो साथ साथ उसकी ऑनरशिप भी किसी को देनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हो और उसको लीड कर रहा हो और सारी पॉलिसीज़ देख रहा हो। तीसरी बड़ी चीज़ जो इस वक्त पाकिस्तान में सियालकोट से कोई एक्सपोर्टर है, कोई प्रोडक्ट या कोई कंटेनर एक्सपोर्ट करता है $50,000 का और $50,000 ही इस मुल्क में लेकर आता है तो गवर्नमेंट उसको रिबेट देती है 7 to 8% कि आप $50,000 आए, हमसे 7% और लें पैसे, क्योंकि आप मुल्क में डॉलर्स में हैं। अब पाकिस्तान के लोग जो ई कॉमर्स कर रहे हैं वो पैसे लेकर आते हैं, उन पर मजीद टैक्स है जी। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमें फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करने पड़ते हैं और एक
ऐड चलाने में इस वक्त जो टोटल बिल आता है वो अगर आपने 1 लाख के ऐड चलाए हैं तो 16% बैंक आपको चार्ज कर रहे हैं, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है फाइलर को। नॉन फाइलर को 20% चार्ज कर रहे हैं। वो कहता है जी मैं तो यहाँ पे यानी कि 1 लाख के ऐड चलाए हैं, मजीद ये चार्ज मुझ पे किया जा रहा है, तो मेरा तो मार्जिन कम तो फिर होगा। लोग क्या करते हैं, पेपॉल के ऐसे अकाउंट्स बना तो लेते वो हैं जिनका कहते हैं पैसे ही पाकिस्तान से पाकिस्तान में पैसे रखो ही ना, बाहर ही रखो और बाहर से करो, जितने का होगा तो वहीं पे होगा। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के बैंक्स में जी। मैं समझता हूँ 5वां बड़ा चैलेंज है इस वक्त चाइना क्यों पूरी दुनिया में ई कॉमर्स का बादशाह बना और हर जगह उनकी प्रोडक्ट है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया शिपिंग कॉस्ट को। इंटरनेशनल $1 में या $2 में चाइना से अमेरिका प्रोडक्ट पहुंच जाती है। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान से आप कोई अमेरिका प्रोडक्ट भेजें वो 4,500-4 हज़ार रुपए में पहुंचती है, $1 नहीं पहुंचती। तो अगर आपने मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को सब्सिडाइज करना चाहते हैं, पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान से ऑर्डर करें और हम लोग इंटरनेशनल शिप करें, तो फिर गवर्नमेंट को थोड़ा सा सब्सिडाइज करना होगा। एग्जैक्टली क्योंकि ई कॉमर्स तो रिलाई ही इसके ऊपर जी, कर रही है ना कि अगर आपकी कुरियर एंड ट्रांजिट वाली जितनी भी वो हैं जगह या कह लें जो सोर्सेज हैं, अगर हम उनको एक जगह पे मोनेटाइज नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स कैसे आगे इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अच्छा, इसमें ई कॉमर्स में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को मिक्स भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आईटी और ई कॉमर्स शायद सेम है और शायद फ्रीलांसिंग जो है वो भी इसी का हिस्सा है, ऑल्दो एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड सेपरेट। लेकिन ई कॉमर्स किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है पाकिस्तान में, एंड स्पेसिफिकली फॉर द न्यू ब्रांड्स जिन्होंने अपने अभी कह लें कि कदम जमाने हैं पाकिस्तान में, उनके लिए ई कॉमर्स कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी भी कुछ लोग कन्वेंशनल स्टोर ओपनिंग वाला समझते हैं कि इट्स लाइक अ बिग थिंग, नॉट द ई कॉमर्स थिंग। आई थिंक आप अगर किसी भी अच्छे ब्रांड की सेल्स देख लें, आप पिछले दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त शो हमने देखने को मिला, शार्क टैंक पाकिस्तान। उसमें बहुत सारे लोग आए, सब ने पिच किया और मैंने जब देखा तो मुझे देखने को मिला कि जो भी ब्रांड आए वहाँ पर, उन लोगों ने पहला सवाल उनसे ये भी किया कि आपकी ऑनलाइन सेल्स कितनी है। और अमूमन जो है उनकी किसी की सेल्स 60% ऑनलाइन है, किसी की 50, किसी की 40, मेजरली ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू है। तो ई कॉमर्स के थ्रू हर बंदा ही ई कॉमर्स के थ्रू ही काम कर रहा है इस वक्त। अगर हम देखेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स का स्टोर है जिसकी मिलियंस ऑफ रुपीस की पर डे की सेल है, वो है लाइमलाइट। आई डोंट नो अगर नाम यहाँ अलाउ है लेना कि नहीं, लेकिन सक्सेस स्टोरी के तौर पे बिल्कुल लाइमलाइट पाकिस्तान की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बाइंग उस वेबसाइट पे होती है जी। तो इस वक्त जो है हम देख रहे हैं उसके स्टोर्स भी हैं, लेकिन ऑनलाइन सेल उनकी क्रेजी है बहुत ज़्यादा। तो ये कि हर ब्रांड को ऑनलाइन प्रेजेंस लानी होगी। अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने बुलाया हुआ इफ्तिताह के लिए जी, इकबाल टाउन में हमने एक स्टोर खोला है लेडीज़ हैंड बैग का। हाँ जी, तो बैग एक्स के नाम से तो उस बंदे की सेल ऑनलाइन जो है वो 700-800 जो बैग्स हैं वो पर डे सेल करता है ऑनलाइन। बहुत ऑनलाइन गई हैं आप वहाँ पे? बिकॉज़ वो क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स और उन्होंने सबको इनवाइट किया था ना, बट ऑल्दो इट्स ऑनलाइन बट टाइम से, लेकिन ऑनलाइन था। उन्होंने कहा जी अब हम फिजिकल भी आ रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि लोग हमें आउटलेट्स भी देखें। शुरू ऑनलाइन से किया, लेकिन इतनी क्रेजी उनकी अब होगी कि हम डिफरेंट मॉल्स में आ रहे हैं और एक छोटा सा बेसिक सा कि बेसिक मतलब एक बहुत ही सिंपल सा इंसान है जिसका ये ब्रांड है, उसको एक बिजनेस सेंस थी, बिजनेस सेंस बस एक कारोबारी ज़हन और उसके बाद ई कॉमर्स दोनों एक साथ मिल जाएं तो उसके बाद ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज वी ऑल पर्सनली नो कि जिन्होंने कोविड के बाद से अब तक इतने वेल एस्टैब्लिश बिजनेस बना लिए हैं, इसीलिए क्योंकि उनकी ई कॉमर्स स्ट्रॉन्ग थी एंड डेफिनेटली देयर बिजनेसेस आर जनरेटिंग समथिंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अगर ई कॉमर्स की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स पे भी टैक्स है, पाकिस्तान में भी अगर कुछ आ रहा है तो उस पर भी टैक्स है। Do you think that you will be doing something in future? Because आप जिस टाइम से e-commerce सिखा रहे हैं लोगों को, I think you should be the one to lead on this and tell the government that how to strategize on these things. So what is your future plan on this? Basically, I've told enough. I've told from president level to all the ministries which had even papers भी दिए उनको कुछ कि ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, इन चीज़ों को बहुत सारे मिले भी, लोगों ने उस पर तनकीद भी की कि पिक्चर्स के लिए मिलते हैं सिर्फ एंड ऑल दिस, बट एक्चुअली हम जाके उन्हें प्रॉब्लम सुनाते थे। तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक दूसरे को थ्रो की जाती थी, आप इधर चले जाएँ, उधर चले जाएँ, इस डिपार्टमेंट में चले जाएँ, लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि ओके मैं करता हूँ इसको फिक्स। ऐसा होना चाहिए ना, एग्जीक्यूशनिस्ट नहीं मिल सका अभी तक। तो जब ऐसा इंसान हमें मिल जाए जो एग्जीक्यूशनिस्ट है तो हम उसके पास भी चले जाएंगे, उसको बता देंगे। और
इसमें गवर्नमेंट की विलिंगनेस तो सब होती है कि चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, विलिंगनेस तो हर इंसान की है, लेकिन एग्जीक्यूट किसने करना है? आई थिंक हर चीज को इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है एंड आई थिंक ई कॉमर्स इज गोइंग थ्रू दैट स्टेज। शाह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ ये बहुत जल्द अपनी कोई प्रॉपर जो है मिनिस्ट्री या फिर इस तरह से कोई लेजिस्लेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए पाकिस्तान का ना एक चैलेंज है ओवरऑल नेशन का और स्टेट का। हम लोग प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले से तैयारी करना। दुनिया में हर चीज की पहले से तैयारी होती है। मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, बड़ा करीब मुल्क है कतर, वहां पर वर्ल्ड कप हुआ, फीफा फुटबॉल का, उसकी तैयारी के लिए कितने साल लगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अब आने वाले दिनों में कभी मोरक्को में होना है जो फीफा है, उसकी तैयारी अब से हो रही है और उसका एक पूरा विजन है। गल्फ की सऊदीया की मिसाल चले ले लेते हैं इसमें। सऊदीया जो है वो 2030 के गोल सेट करके बैठा हुआ है। हर नेशन के 2030 के गोल्स हैं, उन्होंने अचीव करने के। हम 6 साल दूर हैं, 5 साल दूर हैं, इस तरह से हमने अचीव करना है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो एक ये पोलिटिकल सारे का सारा एक क्राइसिस आया, मैं इसे क्राइसिस कहूंगा, इसने असल सब्जेक्ट्स को खत्म कर दिया और हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं। अब दुनिया सारी कॉमर्स पे चली गई है। आपको पाकिस्तान में अपनी मदद आपके तहत हजारों सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, बल्कि लाखों शायद मिलेंगी, और वो छोटे छोटे कह लीजिए प्रोजेक्ट्स हैं। चंद दिन पहले मैं गया, ये ख्वाजगान एक पूरी एसोसिएशन है शादमान में, तो 70 स्टॉल वहां पर लगे हुए सर, यंग बच्चों ने स्टॉल्स लगाए हुए जिन्होंने अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए और वो कामयाब प्रोजेक्ट है। शहालमी से वो शुरू करके बच्चों ने, उनके बड़ों का बिजनेस था या उन्होंने ई कॉमर्स की तरफ वो एक स्टेप फॉरवर्ड किया। चंद दिन पहले हम वाइज मार्केट, आप जानते हैं हमजा मजीद और हारून को, मैं इनके कंट्री हेड के साथ गया बदामी बाग, वहां एक बड़ी मेजोरिटी को वाइज मार्केट का बल्कि ई कॉमर्स का नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरफ नहीं आएंगे तो कितना बड़ा चैलेंज आ जाएगा। कल का मैं आपको वाकया सुनाऊं साकिब साहब, मैं एक मशहूर दवाखाना है उनके हेड ऑफिस गया, और वो जो सेकंड जनरेशन है वो उस बिजनेस को चला रही है। हिकमत की सारी जो चीजें थी, जाहिद साहब मेरे साथ थे, और फर्स्ट जनरेशन ने कभी 50s में इसको खड़ा किया, सेकंड जनरेशन चला रही है, थर्ड जनरेशन आ गई है, लेकिन ई कॉमर्स ना होने के बराबर है। वजह क्या है कि उन्होंने इंकरेज ही नहीं किया। उन्होंने कहा शायद दुकानें ही रहनी है, स्टोर ही रहने, यही चलना है। हालांकि जैसे आप बता रहे, एक ब्रांड का आपने नाम लिया, जरा सोचिएगा कितनी बड़ी एक मार्केट है ई कॉमर्स की। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरा ख्याल है ई कॉमर्स जो है वो हर जगह तो जा ही चुकी है। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर मुझसे भी लोग पूछते हैं, जब साकिब का जब भी मैं इंटरव्यू करती हूँ उसके बाद बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि आपको ये भी पूछना चाहिए था, वो भी पूछना चाहिए था। लेकिन एक सवाल जो लास्ट टाइम आपके इंटरव्यू के बाद मुझसे किसी ने पूछा, तो वो ये पूछा था कि क्या ई कॉमर्स कभी झीला और इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, जो फूड ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदरून शहर के जितने फूड ब्रांड्स हैं, कि ई कॉमर्स उनको भी कभी टच कर सकती हैं, वो ई कॉमर्स उनको बदल सकती है? देखिए, ये ई कॉमर्स सिर्फ वेबसाइट पे नहीं है, मोबाइल ऐप्स भी है। अगर हम फूड पांडा को देखें इस वक्त, वो फूड पांडा में इस वक्त आप वो अंदरून शहर से कहीं से बट कढ़ाई मंगानी है तो आप फूड पांडा के थ्रू मंगा सकते हैं। तो लेकिन बट कढ़ाई फिर भी बहुत ज्यादा मतलब वो हो चुकी हुई है, अब इतनी इनहैंस हो चुकी हुई है, काफी ग्रोथ है उसकी। लेकिन वो ब्रांड्स जैसे जो दास कुलचा मिलता है अंदरून शहर में, अब वो अगर ई कॉमर्स पे आना शुरू हो जाए तो आप सोचें वो कितनी, जैसे वो खताई है एक बड़ी मशहूर, if I'm not खलीफे की खताई, नाम सब ले ही रहे हैं तो सारे ले लेते हैं। अच्छा, दास कुलचा तो देखिए कईयों ने खाए नहीं है, कईयों ने खाए नहीं, जितने मेरा ख्याल है जितने उदास फिरे इन्होंने दास कुलचा नहीं खाया। उन्हें दास कुलचा खाना चाहिए, जो कि ट्रेडिशनल लोंगचड़े उसके साथ हैं, चने उसके साथ हैं, और वो कह लीजिए कि एक सदियों का एक लाहौर शहर का अब तो खत्म ही हो चुका है, बिल्कुल ही वो ना होने के बराबर। अभी भी लोग जो है नकली खा लेते हैं। अच्छा, नकली, हाँ, उसका एक फेक भी है। देखिए ना, ई कॉमर्स से एटलीस्ट हमारे पास रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी तो आती है ना। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या कभी ऐसा हो सकता है ऑथेंटिसिटी? ये अवेयरनेस की बात है, अगर आप उनको बताएं, उसको स्कोप बताएं, कोई वहाँ के जो लोकल लोग हैं अगर वो उनके पास जाएं और समझाएं तो ही आई थिंक आ सकते हैं। बट यू नेवर नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, एंड वी रियली विश एंड होप कि ऐसी ऑथेंटिसिटी आ जाए और हर जगह पर आए डेफिनेटली, और इसी की वजह से पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन हो रही है और आगे भी होती रहेगी। आप हमारे साथ ही रहिए। मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। ई कॉमर्स आईटी इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर सकती है, अब ये जानते हैं साकिब साहब से। तो साकिब साहब, आप क्या समझते हैं कि आईटी इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर सकती है? क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए एज एन ई कॉमर्स गुरु, क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त पाकिस्तान में 140 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ से हम लोग 6 लाख ग्रेजुएट निकालते हैं एक साल में, और वो बाहर जाके जॉब्स ढूंढते हैं।
राइट। तो और वो भी पता नहीं, जिसमें से 1.2% एम्प्लॉयबल हैं एज पर HEC। तो असल में अगर गवर्नमेंट को आईटी इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो हमारी जो आईटी पार्क्स हैं इस वक्त 18 या 20 हैं, हमारी सारी 140 यूनिवर्सिटीज़ को आईटी पार्क्स पर डिक्लेयर कर दें और उसको टारगेट दें कि हर यूनिवर्सिटी इतने % रेवेन्यू जनरेट करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। यूनिवर्सिटी वाले पढ़ भी रहे हैं स्टूडेंट्स और साथ साथ स्टार्टअप्स भी बना रहे हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल अप्रोच है ना कि जी वो बच्चा 4 साल पढ़ता रहे, बाहर निकले जॉब ही नहीं है। जीपीए तो यूनिवर्सिटीज़ को ही फंड्स दे दिए जाएं कि ये फंड्स पकड़ें, आप यहाँ छोटे से इंक्यूबेटर्स बनाएं और आप लोग तकरीबन एक यूनिवर्सिटी ने अगर $1 अरब भी कह लें डॉलर या $50 लाख समथिंग लाइक दिस अगर वो कर लें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। अभी आप सिर्फ 3.2 बिलियन डॉलर पर है और ये 140 यूनिवर्सिटियाँ एक नई डायरेक्शन दे देंगी पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के बच्चों को और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को, जो कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री अंदर ही एक साथ हो जाएंगे। एक तो ये चीज़ मैं समझता हूँ। दूसरी चीज़ जी, इस वक्त आईटी इंडस्ट्री से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है समथिंग 2.2 बिलियन रुपीस पर ईयर। तो क्यों ना आप इस जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं इसको सब्सिडाइज कर दें, हाफ या पूरा सब्सिडाइज कर दें कि 2 बिलियन रुपीस पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज कर रही है और आईटी इंडस्ट्री अगले 5 सालों के लिए फ्री है। यही चीज़ की मलेशिया ने, जब वो $5 बिलियन भी ऐसे ही है। exact, और वो चलेगी $5 बिलियन से $15 बिलियन विद इन फ्यू ईयर्स। अगर हमने ग्रो करना है तो हमें कोई खुद भी सपोर्ट करना, कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो ये 2 इक़दामात एक इस तरह से स्काई रॉकेट लगा सकते हैं आईटी इंडस्ट्री को, ना कि हम कछुए की रफ्तार से चलें, ये हमें खरगोश की रफ्तार से आगे वही मेरी बात है ना कि हमें रोटी ठंडी करके खाने की आदत नहीं है। हम जरा आराम से हम कहते हैं आज 2 बिलियन ले लें, हमें ये नहीं पता कि आज हम फ्री करेंगे तो आने वाले 5 सालों में क्या हो सकता है। अच्छा, मैं पोटेंशियल जानना चाहूँगा कि क्या पोटेंशियल है, ये हमारे जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं सारे के सारे, ई कॉमर्स में कितना पोटेंशियल है। अभी मिसाल मैं आपको देता हूँ, मुझे चंद दिन पहले किसी ने बताया कि लाहौर में टोटल जो वर्क स्पेसेस, ये नया कॉन्सेप्ट आया, ये 150 है। मिसाल किसी ने बताया ये 900 की गुंजाइश है, यानी 150 है, 900 की गुंजाइश है। इतनी बड़ी वर्क फोर्स आपकी पैदा हो गई है यंग बच्चों की, जो डिग्री ले रहे हैं और फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम में ई कॉमर्स में पोटेंशियल कितना? शाह साहब, अगर हम थोड़ी सी पोटेंशियल वाइज अगर बात करें कि अमेरिका की आबादी है इस वक्त 30 से 35 करोड़ और उधर ई कॉमर्स का साइज है $706 बिलियन से अब वो चला गया $1.2 ट्रिलियन, राइट। $1.2 ट्रिलियन उस पॉपुलेशन की जहाँ पर इस वक्त 36 करोड़ अवाम है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम है और हमारा ई कॉमर्स का साइज है $5.2 बिलियन। तो आप देख लें कितना बड़ा है। और इंडिया की जो ई कॉमर्स मार्केट है वो $250 बिलियन। तो हम पोटेंशियल पे तो अभी तो मैं कहता हूँ कि 5% भी नहीं वहाँ पहुँच सके, हम बहुत पीछे, बिल्कुल बहुत पीछे हैं। तो पोटेंशियल वाइज वी आर वे बिहाइंड देन अदर्स। इस वक्त 2028 में जो स्टैट्स हैं कि पूरी दुनिया में ई कॉमर्स का हुजम क्या होगा, वो है $8.2 ट्रिलियन, जो शायद हम लिख ना पाएँ कि जितने वो जीरोज हैं उसके। $8.2 ट्रिलियन विद इन 4-5 ईयर्स ये होने जा रहा पूरी दुनिया। तो पाकिस्तान भी $1 बिलियन से $5 बिलियन आया थी 4 सालों में एज पर स्टेट बैंक। तो ये भी 5 गुना ज़्यादा है। अब ये इसको अगर डबल ट्रिपल करना है तो जो पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया गया तो वी कैन गो क्रेजी। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ साकिब साहब ने बताई है और जो फर्स्ट पॉइंट था उससे तो मैं इसीलिए एग्री करूंगी क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में लैक ही यहाँ पे है कि हम बुकिश नॉलेज तो बच्चों को दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपोज होते हैं, बहुत कुछ होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसा होता है, बिजनेस वाली जितनी भी डिग्रीज हैं उनमें होता है कि आपने जी एक स्टॉल बनाना है और उस पर ये 10 चीज़ें लगानी है और उसके बाद आपने वो सेल करना है जो आपको समझ आती है। उससे चाहे आप 50 रुपये कमाएं, 100 रुपये कमाएं, उसकी बेस पे आपको डिग्री में एक प्रॉपर ABC मिल जाता है जिसकी वजह से आपके जीपीए में बड़ा फर्क पड़ता है। तो वही जो लास्ट सेमेस्टर में हम करवाते हैं, अगर वही हम इनिशियल सेमेस्टर में करवाना शुरू कर दें और वो किसी इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन के साथ करवाएं तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। अच्छा शाह साहब, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्योंकि खुद भी बच्चों को, यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तरक्की की तरफ आएँ और डेफिनेटली ई कॉमर्स और IT तरक्की की एक कह लें कि एक बहुत
बहुत चमकती हुई रोशनी है जहाँ पर सब जाना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किन नौजवानों को ई कॉमर्स में, क्योंकि हर एक के लिए ये नहीं है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन। मैं आपको एक बात बताऊं, हम यहाँ ये समझें कि पूरी नेशन खड़ी कहाँ है। ये जो है ना मोटिवेशन का फैक्टर, ये पूरी नेशन को जरूरत है। इस मुल्क के डीमोटिवेट करने वाले लोग इसमें बहुत ज्यादा हैं। वो डीमोटिवेट करने वाले हर फील्ड के हैं कि कुछ नहीं हो सकता, मुल्क नहीं ठीक होना, काम कोई नहीं, अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं। ये जो अपॉर्चुनिटीज को देखना, अंडरस्टैंड करना, मोटिवेट करना, ख्वाब दिखाना, हमें ख्वाब दिखाने वाले लोग चाहिए जो बताएं कि हम क्या क्या बदल सकते हैं और कहाँ कहाँ जिंदगी को बदल सकते हैं। एक शख्स जब डॉक्टर साहब खड़ा होता है, पूरी नस्ल उसकी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। एक शख्स अगर खड़ा होता है, और हमने ऐसी हजारों कहानियों को रिकॉर्ड किया, आपको याद होगा कि जो एक शख्स खड़ा हुआ है उसने पूरी गेम को चेंज करके रख दिया। एक शख्स गांव से आता है, मुकाबले का इम्तिहान पास करता है, उसके बाद पूरी नस्ल खड़ी हो जाती है। एक शख्स कारोबार में कामयाब होता है, कितने लोगों का। मैं चंद दिन पहले, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है मुशर्रफ इकबाल ख्वाजा, इनका ताल्लुक जो है वो सियालकोट से। पूरी फैमिली में ये एक शख्स थे, इन्होंने कारोबार काम शुरू किया सियालकोट में, पूरी फैमिली को शामिल किया, 300 फैमिलियां शामिल हो गई, 2000 से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, सारे खानदान के लोग एक काम में लगे हुए हैं, और इंडस्ट्री कहां से उठ के कहां चली गई, सब एक्सपोर्ट करते हैं, और जर्मनी और दुनिया के कितने मालिक में वो सारी चीजें फैल चुकी हैं। अब ये जो नया दौर आ गया ई कॉमर्स का, मैं साकिब साहब मैं जानना चाहूंगा पेरेंट्स को बताना कितना जरूरी है। ये डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, इससे जरा आगे निकलें, वालिदैन को हम कैसे बताएं? आई थिंक जनरेशन गैप तो ज़रूर है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी जिस बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी, तो उसमें पेरेंट्स का तो कसूर नहीं है, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो गई आगे, वो बहुत ही एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन पेरेंट्स को मैं समझता हूँ आजकल अवेयरनेस आ रही है। एक बड़े बड़े पेरेंट्स भी हम देख रहे हैं, 70 साल के लोग भी आजकल टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं एंड ऑल दिस, तो उनको समझ आ रही है। और उनको समझाना इस तरह से है कि उनको ऐसी जगहों पर लेकर आना है जहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है, उनको समझाएं, उनको दिखाएं कि ये क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। जैसे मेरे फादर, ये 75 ईयर्स ओल्ड, वो कहते हैं जी कि ये जो कुछ हो रहा है, अगर तुम्हारे दादा उठ के आ जाएं कब्र से, वो देखें, वो दोबारा मार जाए। अच्छा, अंकल बड़े फनी भी है मेरे साथ। तो उनका जब भी मुलाकात होती है ना, वो हर दफा कोई ऐसी बात जरूर करते हैं कि हम तदेर एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स, इवन मैं अब क्या ही कहूँ, खैर बहुत से पेरेंट्स हैं जो कि खुद इतना ज्यादा फोन और ई कॉमर्स और इस चीजों में है कि बच्चे उन्हें कह रहे होते हैं कि प्लीज दिस इज डेंजरस, टू एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दोस पेरेंट्स? अक्सर पेरेंट्स इतने फ्रॉड का शिकार होते हैं ई कॉमर्स की वजह से, उन्हें ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, और फिर बच्चों की वो सुनते नहीं है क्योंकि वो माँ बाप हैं। तो उनके लिए जरूर आपको पैगाम है। देखें, पेरेंट्स का भी अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि पेरेंट्स ने दुनिया देखी होती है, और बच्चे जो हैं वो बच्चे ही हैं, जितना मर्जी कर लें बच्चे बच्चे ही रहेंगे। लेकिन ई कॉमर्स का फ्रॉड हो जाता है। नहीं, फ्रॉड होगा तो ही सीखेंगे। ये कि कुछ बुक में तो नहीं लिखा, देखें बुक में तो नहीं लिखा कि ये बुक पढ़ लो तो ये आपके पास फ्रॉड प्रैक्टिकली होता है, और फिर उससे आप लर्न करते हैं गलतियों से, और नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करते हैं। तो मैं ये कहूँगा पेरेंट्स की इज्जत ज़रूर करें, उनको रिस्पेक्टफुली समझाएं कि अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं तो उनसे बैठें, उनको लेकर आएँ ऐसे इन्वायरमेंट में, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से मिलवाएं, और वो उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, ना कि आप अभी खुद इस चीज़ में नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं पर्सनली भी पूछना चाहूँगी। यंगस्टर्स तो चले, उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं ना, तो वो 4, 5, 10 चीज़ों के साथ साथ कहते हैं चलो ई कॉमर्स भी सीख लेते हैं, IT भी, ये वो सब सीख लेते हैं। पेरेंट्स एक स्टेज ऐसा आता है आफ्टर रिटायरमेंट कह लें मेजरली, या एक स्टेज आता है लाइफ का कि जब आपके पास मेजरली को काम करने का नहीं होता है, बट दे वांट टू लर्न समथिंग। अगर कोई ऐसे अफराद हैं जो 60-70 की एज में है, बट दे आर स्टिल वेरी एक्टिव एंड दे आर ईगर टू लर्न समथिंग, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखें, आजकल तो अगर उनकी एजुकेशन अच्छी है तो बहुत सारे लोग राइटिंग स्किल्स की तलाश में होते हैं। कंटेंट राइटिंग एक बड़ा स्किल है, लिख सकते हैं आप अच्छे तरीके से हर चीज़ को। अगर आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब का दौर है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें वीडियोस बनाकर मोबाइल से। मतलब आप यूट्यूब को प्रमोट कर रहे हैं कि आप यूट्यूबर बन जाएं? नहीं, आप मतलब वो फैमिली व्लॉगिंग वाला ना बन जाए कि आप सारा घर दिखाना आप जैसे फीमेल्स हैं, बहुत सारी फीमेल्स मैं जानता हूँ जो घरों में खाना पकाने की वीडियोस बनाती हैं और यूट्यूब पे मेकिंग क्वाइट अ गुड मनी एक्चुअली, कि आज मैंने ये
इस तरह से प्याज और काटे, उसमें ये फिर भी काटे, वो वो देखिए ना काटे। कि आपको फिर भी कुछ सीखने को तो मिल रहा है ना। exactly. इट इज तो एन वो बना- घर का काम फैमिली भी करें। व्लॉगिंग से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, फैमिली बनानी सबको आती है। सही बात, सही एंड आई बात। थिंक दीज आर द थिंग्स जो हमें वक्त के साथ साथ सीखनी भी चाहिए। हर शोबे के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, दोनों के साथ साथ चलना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए जिंदगी में चीजें पॉजिटिव रहें। बट एज वी आर रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, शाह साहब जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे पब्लिक के लिए जो देख रही है, उन्होंने आज इतनी मोटिवेशनल बातें सुनी। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा साकिब साहब का, इतनी शानदार बातें उन्होंने कही जी। बिल्कुल ऐसे ही है साकिब साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना टाइम दिया, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि आप हार्ड स्किल्स तो ले रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स भी ज़रूर लें। जैसे जो 4 स्किल्स हैं, मैंने देखा कि जो ये 4 स्किल्स जिसके पास हैं, वो मुझे नहीं नज़र आया कि फारिग बैठा है या नहीं काम कर पाया। जो कि सबसे पहले कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, जिसकी अच्छी राइटिंग है और पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं, अच्छी इंग्लिश भी है। तो अगर आपके पास ये 4 स्किल्स हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ साथ विदाउट डिस्ट्रैक्ट हुए आपको मेरा नहीं ख्याल कोई भी काम करने से रुक सकते हैं ना अचीव कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त तो हम लेंगे, लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है और पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करिए, अगर आप भी ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं सो यू शुड स्टेप ऑन राइट नाउ, क्योंकि आने वाले वक्तों में शायद ये भी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाए। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को। मेरी बात कासिम अली शाह को फॉलो करते रहिए। आपका और हम सबका अल्लाह हामी नासिर।